फैज़ साहब यानी फैज़ अहमद फैज़ फ़िल्म की तरफ माइल हुए और एक फ़िल्म भी बना डाली। लेकिन फ़िल्म कामयाबी से हमकिनार ना हुई और फैज़ साहब ने फिर फ़िल्में बनाने का इरादा तर्क कर दिया। मैं हूँ मुबश्शिर बुखारी। यकीनन ये जो स्क्रीन की दुनिया है बहुत अट्रैक्टिव होती है और कमाल है और वक़्त का तग़य्युर है अगर हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को देखें, जहाँ पे हम एक वक़्त में प्रोड्यूसर्स देखते हैं। शुरू होते हैं हम शौकत रिज़वी साहब से, क्या नस्तालीक आदमी थे और उसके बाद एक लंबी लिस्ट आती है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ़ फैज़ साहब की फ़िल्म के हवाले से बात करना है। तो ज़िमनन अगर मैं ये कहूँ कि प्रोड्यूसर उस वक़्त आते थे, जोश साहब ने फ़िल्म बनाई, सैफुद्दीन सैफ साहब हैं, थोड़े से कामयाब रहे इस मामले में। हबीब जालिब साहब फ़िल्म की तरफ आए। कतीर शिफ़ाई साहब ने बहुत पैसा बहाया फ़िल्मों में। अ, ये सारे लोग मशहूर शोरा थे और उनमें से अगर कामयाबी देखें तो हबीब जालिब साहब की एक प्रोडक्शन थी काले चोर, उसको काफ़ी पजीराई मिली। बड़ा बोल्ड सब्जेक्ट था उसकी, प्रोड्यूस बाय हबीब जालिब। और सैफुद्दीन साहब की फिल्में थी, लेकिन हम जिक्र करना चाह रहे हैं फैज साहब की फिल्म का कि वो क्या शानदार फिल्म बनी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ। फैज साहब की दोस्ती थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब से, कॉलेज मेट से, और ख्वाजा साहब की वजह से ही फैज साहब का जो मौसीकी की तरफ रुझान था वो ज़्यादा बढ़ा, बल्कि मौसीकी की बारीकियों को वो समझना शुरू हो गए। और गालिबन इसी यही वजह है कि उनकी शायरी में हमें ताल नज़र आती है बाकायदा। ख्वाजा साहब के वालिद ख्वाजा फिरोजुद्दीन साहब के यहाँ बहुत सारे फ़न मौसीकी के असातिज़ा, जिनमें उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, उस्ताद आशिक़ अली ख़ान साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद ख़ान साहब आया करते थे। उसके अलावा फैज़ साहब की एक पुराने मशहूर मौसीकार थे रफ़ीक गज़नवी साहब, उनसे बड़ी दोस्ती थी। यही वजह थी कि फैज़ साहब जो हैं वो मौसीकी से काफ़ी हद तक आशना थे। और फिर उसके अलावा अगर हम देखें, उनके कुछ दोस्त थे, जैसे उनके एक दोस्त थे ए आर कारदार, बहुत मशहूर इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, बहुत नामवर। उनके साहबजादे ए जे कारदार बहुत करीबी दोस्त थे। ज़िया महियुद्दीन से दोस्ती थी। मसूद परवेज़ साहब पहले ही फ़िल्म लाइन में जा चुके थे और हीर रांझा उनकी प्रोडक्शन थी, पाकिस्तानी हीर रांझा। और ज़िया सरहदी से बड़ी दोस्ती थी। 1955 में ज़िया सरहदी इंडिया से पाकिस्तान चले आए और यहाँ पे अपनी फ़िल्म आखिर शब जो है, वो उन्होंने बनाने का ऐलान किया। और फैज़ साहब की नज़्म जो है वो टाइटल सॉन्ग के लिए ली। नज़्म मशहूर, हम जो तारीक राहों में मारे गए, वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई लेकिन टाइटल सॉन्ग मशहूर हो गया। इसी तरह ही ज़िया सरहदी साहब ने या ए.जे. कारदार ने, बल्कि ए.जे. कारदार ने फैज़ साहब को मशवरा दिया कि बंगाल के जो माहीगीर हैं, उनकी ज़िंदगी पे भी फ़िल्म बननी चाहिए और उनको जो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए डिसाइड ये हुआ कि मानिक बैनर्जी का एक नॉवल आया था, बोटमैन ऑफ द पद्मा, उस पे उससे मरकज़ी ख़्याल है कि एक फ़िल्म बनाई जाए। फैज़ साहब बिल्कुल राज़ी हो गए क्योंकि उन्हें भी इस तरफ थोड़ा-सा महसूस हो रहा था कि उन्हें फ़िल्म की जानिब जाना चाहिए। और फ़िल्म का नाम रखा गया जागो हुआ सवेरा। तो फैज़ साहब ने जो फ़िल्म प्रोड्यूस की, उसका नाम था जागो हुआ सवेरा। फैज़ साहब ने इस फ़िल्म पे बहुत मेहनत की, उन्होंने पैसा लगाया फ़िल्म पे काफ़ी ज़्यादा। और इसकी शूटिंग जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में दरियाए मेघना के किनारे एक गाँव में हुई। पूरा यूनिट उधर लेके गए, यहाँ से भी वहाँ से भी लोग लिए। उर्दू में फ़िल्म बन रही थी और इस फ़िल्म के लिए फैज़ साहब ने इतनी मेहनत की कि उसका मुकालमा, स्क्रिप्ट, उसके सॉन्ग, मंज़रनामे तक खुद लिखे और यहाँ तक नहीं बल्कि डायरेक्शन में भी खुद कंट्रीब्यूट किया, अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया। चूँकि फैज़ साहब की कहा जाता है कि डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छी थी। उसमें जो बहुत मशहूर नज़्म है, जो फैज़ साहब को पढ़ते हैं उन्हें याद होगी, शीशों का मसीहा कोई नहीं। अ, ये इकबाल बानो से गवाई गई और ये बड़ी मशहूर हुई उस ज़माने में और आज भी मशहूर है, लोग सुनते हैं। और जब फ़िल्म कंप्लीट हो गई तो 1959 में इसकी नुमाइश हुई और उस नुमाइश में ये हुआ कि मगरबी पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान में जो अदब परवर लोग थे, पहले 2-3 हफ़्ते फ़िल्म ठीक चली, उसे बड़ा सराहा गया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, मुकालमे बहुत शानदार हैं, गीत। तो फिर
फैज साहब की अपनी शायरी और नज़में उनकी बहुत अच्छा, लेकिन अवामी पजीराई नहीं हो सकी। और यूं ही कुछ हुआ मशरकी बंगाल में भी। अच्छा, उसमें वजह ये थी, हालांकि वहाँ के लोगों का सब्जेक्ट था, वहाँ के लोगों का प्रॉब्लम उसमें हाईलाइट किया गया, लेकिन मसला ये था कि फिल्म उर्दू में थी। होना ये चाहिए था कि उस वक्त शायद डबिंग तो होती थी, बहरहाल होना ये चाहिए था कि उसे अगर आप बंगाली में डब कर लेते तो शायद वो बेहतर होती। उसके बाद बहुत से लोगों ने फैज साहब को जो है वो उकसाया दोबारा के फिल्म और प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फैज साहब दिल बर्दाश्ता हो गए। उसके बाद एक चीज हुई कि फैज साहब ने फिल्मों के लिए गाने लिखे, और काफी लिखे, लेकिन और उनकी नज़में फिल्मों में बाकायदा शामिल हो गई, क्योंकि उनकी नज़मों में जो मौसीकी और ताल नेचुरली है, उसकी वजह से भी। लेकिन फैज साहब दोबारा फिल्म मेकिंग की तरफ नहीं गए। हालांकि हम सोचते थे कि उनकी ऑफस्प्रिंग में भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं, अगरचे वो शायरी की तरफ नहीं गए, लेकिन फिल्म मेकिंग की तरफ उनका रुझान होना चाहिए था नेचुरली। अगर हम उनके ग्रैंड सन्स और ग्रैंड चिल्ड्रन की बात करें, उन्होंने छोटी मोटी एफर्ट की, एक्टिंग भी की, कुछ ने सन इन लॉज ने एक्टिंग की बड़ा अच्छा, लेकिन प्रोडक्शन फिल्म की तरफ वो भरपूर तरीके से नहीं गए। सो फैज साहब की शख्सियत का ये एक रुख बहुत सारे फैज लवर से छुपा हुआ होगा यकीन, और खसूसी तौर पे नई नस्ल के जो फैज लवर हैं वो नहीं जानते होंगे कि फैज साहब ने फिल्म में भी स्टेप इन किया था, और इतने जैक ऑफ ऑल ट्रेड जिसे कहते हैं कि मंजरनामे, सीन्स, मुकालमे, डायलॉग्स, डायरेक्शन, गाने, कंपोजिशन में भी उनका कंट्रीब्यूशन था। तो उसके बावजूद जो है वो फिल्म जो भी हुई, लेकिन बहरहाल उनकी शख्सियत का एक नया रुख शायद लोगों के सामने है। ये आज फैज साहब के लिए ऐसे ही एक पढ़ते हुए ख्याल आया कि ये भी फैज साहब का रुख पेश करना चाहिए उनके चाहने वालों के लिए। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।